जो भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आपको लग क्या रहा है साहब, ये यहाँ रुक जाएगा मामला कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी तक मामला रुक जाएगा या फिर और भी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? देखें, हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो मजीद पैनिक फैलाना चाहे, मजीद मुल्क में जो है ना इस वक्त वैसी केस है, मुल्क जो है ना पहाड़ की तरफ जा रहा है, मुल्क में बिजली नहीं है, मुल्क में जो है ना गैस अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज जो है ना अशया खुर्दनोश जो है तकरीबन नापैद हो रहे हैं। यहाँ पर जो मुजरिमान होंगे उनको टेलीविजन की कवरेज होगी, उनको दिखाया जाएगा, तो फिर फवाद चौधरी जैसे लोगों पर तो सफ़ेद कपड़े डाला जाएगा, क्योंकि जो गिरफ्तार करने वाले हैं उनके चेहरे स्याह हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। को ये कहा गया फवाद चौधरी के कि अपने जो दलाइल हैं वो इसी नुक्ता पर रखें, जबकि अदालत की जानब से ये भी कहा गया कि जो अदालत ये जायजा लेगी अपने तहरीरी हुक्म में कि गिरफ्तारी का जो अमल किया गया था वो कानूनी तरीका इख्तियार किया गया था या इसका जो गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया गया था। जबकि अदालती हुक्म पर IG पंजाब जो है अदालत में पेश हुए और उन्होंने आगाह किया कि जिस वक्त उन्हें अदालती हुक्म मसूल हुआ तो वो इस्लामाबाद जो पुलिस है वो फवाद चौधरी को यहाँ से ले जा चुके थे, इसलिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा सका, जिस पर अदालत की जानब से ये कहा गया IG पंजाब को कि वो अपना तमाम जो तहरीरी रिकॉर्ड है वो अदालत के रूबरू जमा कराएं और अदालत ने ये दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। आज इस केस की जो पहली समाअत थी वो 12:30 बजे हुई, जबकि अदालत की जानब से जो है तकरीबन 7 बजे करीब ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की गई और इस दौरान 4 मरतबा जो है 4 से 5 मरतबा इस केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्लामाबाद के IG पंजाब, इस्लामाबाद के जो IG थे उनको भी पेश होने के अहकाम सादर किए थे, चूंकि अदालती हुक्म के बावजूद जो है फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया था, जिस पर फवाद चौधरी के वकला की जानब से ये कहा गया कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी तौर पर की गई, सियासी बुनियादों पर जो है उन्हें इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये इकदाम किया गया और जिस पर अदालत की जानब से कहा गया कि चूंकि ये हफ्से भेजा की दरखास्त थी और मुकदमा दर्ज होने के बाद तमाम जो तफसीलात हैं वो अदालत के सामने आ चुकी हैं, लिहाजा ये इस अदालत का दायरा अख्तियार नहीं बनता। उनकी जो गैर कानूनी हिरासत है और गिरफ्तारी है और इस मुकदमे के खराज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। अब्दुल रहमान हमें लाहौर हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है वो बता रहे थे कि सुबह से लेकर अब तक शाम तक दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, क्या सूरत हाल रही है। अब जरा अब्दुल रहमान के बाद हम चलते हैं एहतिशाम अली अब्बासी के पास जो कि एफएड कचहरी के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। एहतिशाम, अब क्या सूरत हाल है, क्या गाड़ी से बाहर लाया गया फवाद चौधरी को या पुलिस ने अभी भी गाड़ी में बिठाया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, फवाद चौधरी इस वक्त तक गाड़ी में ही मौजूद हैं और पुलिस जो है वो बड़ी कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। दोनों अदालतों के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस जो अलकार हैं और जो हमारे ज़राए हैं उनका यही कहना है कि फवाद चौधरी को पिक करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए और उनको यहाँ से थाने मुंतकिल किया जाए, लेकिन सूरत कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि अभी तक पुलिस जो है उनको पेश नहीं कर सकी। एक अदालत जो राजा वकास मजिस्ट्रेट उनको पहले वहाँ पर हम बाहर मौजूद थे तो अचानक एक खबर आई कि उनको नवीद साहब की अदालत में पेश किया जा रहा है। फिर वहाँ से हम वहाँ पर नवीद साहब की अदालत में पहुँचे तो अभी पता चला है कि उस अदालत को भी बंद किया जा रहा है और यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको पुलिस ने बाहर निकाल दिया है और अदालत बंद हो गई है। इस वक्त जो है दोनों अदालतों के बाहर लोग मौजूद हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी हैं उनको गाड़ी के अंदर ही बिठाया हुआ है और गाड़ी को। एहतिशाम, दोबारा बताइए, आपने कहा अदालत बंद हो गई है और अभी अदालत में नहीं है मौजूद कोई भी अमला और फवाद चौधरी गाड़ी में मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, नवीद खान की अदालत का जो अमला आ गया था और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पहुँच चुके थे और वकला की जो टीम है वो भी पहुँच गई थी। अचानक से वो अदालत बंद की गई है और उस अदालत से जो है तमाम लोग यहाँ से चले गए और अभी इस वक्त कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर पुलिस क्या चाह रही है। दोनों अदालतों के बाहर लोग मौजूद हैं, अंदर जो है अदालतें जो नवीद खान की अदालत है वो बंद करवा दी गई है, हमला वहाँ से चला गया है और उनका यही कहना है कि जो पुलिस अफसरान हैं वो यही कहना है कि जब ये लोग कम हो जाएंगे तब उनको पेश किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस जो है फवाद चौधरी को एक खामोश और खुफिया तरीके से पेश करना चाह रही है और इस हवाले से पुलिस पूरी तैयारी करके बैठी हुई है और यहाँ पर नफरी जो है इस वक्त। एहतिशाम, इसका मतलब है कि नवीद खान की अदालत बंद हो गई है, जो जज वकास हैं वो अदालत उनकी खुली हुई है, अब उनसे ही रिमांड हो सकता है
जिनके बारे में पहले आप बता रहे थे कि शायद तवक्कुह थी कि इधर लाया जाएगा, लेकिन फिर वो नवीद खान जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत की तरफ भी ले जाया गया। तो अभी एक जज साहब मौजूद हैं और रिमांड जो है वो होगा फिर आज, इसका मतलब है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पुलिस अफसरान जो है मुझे नजर आ रहा है क्योंकि हमारे सामने मौजूद है, बड़े कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत में क्या किया जाए, क्योंकि फवाद चौधरी को वो पेश भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। असल जो सारा मिशन नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि किसी तरह फवाद चौधरी को पेश करके खुफिया तरीके से जो यहाँ से आगे मुंतकिल किया जाए, लेकिन ऐसी सूरत बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी अदालतों के बाहर चारों तरफ जो है नाके लगा लिए हैं और जहाँ से कोई गुजरता है उस पर नजर रखी हुई है। इस वक्त जो है शहरी में पुलिस की बड़ी नफरी जो है सालदम दस्ते भी पहुंच चुके हैं और जो पुलिस अफसरान है। चलिए हमारे साथ ही रहिए आप एहतशाम अली अब्बासी, असद कैसर साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक। असद साहब बहुत शुक्रिया। बगावत का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट से लेकर फिर सफर यहाँ तक का, इस्लामाबाद एफएट कचहरी का, और जिस तरीके से फवाद चौधरी को लाया गया है सर कि वो गाड़ियां मौजूद हैं, सफेद कपड़ा उनके चेहरे पर डाला गया है, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया जा सका है, आप क्या कहेंगे? देखो, इसका तो मतलब ये है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है और ये जंगल का कानून है। ये देखो, अभी तो ये इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चलाया जा रहा, मतलब ये कि अभी जो कुछ हो रहा है ये अबाउट द लॉ हो रहा है। तो इस तरह फिर आप बताए ना कि ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है, इस तरह तो नहीं होगा। और जितना करेंगे जुल्म करेंगे, जितना ये सख्ती करेंगे, इतना ही फंसेंगे। हम इस किस्म के हरबों से डरेंगे ना, अपनी बात से पीछे हटेंगे। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि ये मुकदमा बिल्कुल वापस लिया जाए और बहादुर चौधरी को रिहा किया जाए। सर, ये भी तो कहा गया कि फवाद चौधरी साहब ने जो है वो धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान को, उनके अहले खाना को, तो मुकदमा फिर इसीलिए दर्ज किया गया है। उससे वो निकाले ना, मैं खुद वो उसकी जो क्लिप है मैं उसको सुन चुका हूँ। उसने तो ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा था कि देखिए अगर आप जल्दी करेंगे तो ये मुल्क है, इस तरह नहीं है कि आप मारवा कानून कोई काम करेंगे और फिर आप समझेंगे कि आपके लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा टिट फॉर टिट तो होता है। अगर मुल्क में है जंगल का कानून तो जंगल के कानून में फिर आपके पास तो ये राइट होते हैं, सेल्फ डिफेंस में तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं उसकी स्टेटमेंट जो है ना, उसकी कुछ इस किस्म की इंटेंशन नहीं थी कि धमकी थी, इसने सिर्फ ये बताया कि जो भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आपको लग क्या रहा है साहब, ये यहाँ रुक जाएगा मामला कि फवाद चौधरी गिरफ्तारी तक मामला रुक जाएगा या फिर और भी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? देखें, हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो मजीद पैनिक फैलाना चाहे, मजीद मुल्क में जो है ना इस वक्त वैसी केस है, मुल्क जो है ना पहाड़ की तरफ जा रहा है, मुल्क में बिजली नहीं है, मुल्क में जो है ना गैस अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज जो है ना अशिया खुर्दनोश जो है तकरीबन नापैद हो रहे हैं, फिर तब होके रह गई है। ये तो इनकलाब की तरफ जो को लेके जा रही है। मैं समझता हूँ कि होश के नाखुन रहे, मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाए, इस तरह नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलेगा। असद साहब, एक सवाल यहाँ पर, अभी असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, डेट नहीं है लिखी गई है गवर्नर्स की जानिब से दोनों सूबों में, तो क्या इस सूरत में आप समझते हैं यही इलेक्शन कमीशन हो और इसके ज़ेर असर इलेक्शन होंगे? अगर होंगे तो वो क्या आप समझते हैं कि वो साफ शफाफ इलेक्शन आप मानेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अभी एक पार्टी बन गई है, हमें तो मजबूरन फिर करना मजबूरी है कि हम तो ये नहीं। जी ठीक है असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो सारी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं वो ये है कि ये सब कुछ मानते नहीं है, लेकिन आपका कहना ये है कि मामला अफरा तफरी की तरफ जा रहे हैं। उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं। उसामा, ये सूरत कल रात से बनी हुई है और आज तक की जो सूरत हाल है, आपको क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं मामला हालात? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त देखिए एक बेयकीनी की कैफियत है। एक तो मौशी मामला जिस तरह से हैं और उसके बाद सियासत में आप देखिए कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है। और अब इस मुल्क का मैं समझता हूँ कि एक सिविल मार्शल लॉ की कैफियत है। अब हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस चीज़ को अब डिक्लेयर करने की सिर्फ देर है, क्योंकि आइन और कानून तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। सादा लिबास में अगर आप किसी के घर जाते गिरफ्तार करते हैं ना, उसके कोई वारंट आपने दिखाने हैं और उसके बाद एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, यानी हम इस मुल्क में अब उज़ैर बलोच को रिहा होते बाइज्जत बरी उज़ैर बलोच होंगे और यहाँ पर अब राव अनवार जैसे ही IG लगेंगे।
चाहे वो मुल्क का कोई भी सूबा हो, कहीं भी हो, चाहे इस्लामाबाद है, पंजाब है, कोई भी हो, वहाँ पर अब राव अनवार जैसे लोग ही लग सकते हैं। और यहाँ पर फवाद चौधरी हो, आजम स्वाति, शहबाज गिल, चाहे अरशद शरीफ पर आपने मुकदमात करने हो, इमरान रियाज पर करने हो, समी इब्राहिम पर करने हो, जमील फारूकी पर करने हो, पूरे मुल्क की पुलिस अब सिर्फ इसी काम पर है, गिरफ्तारियों पर है, अमन और अमान के लिए नहीं है। अब इस मुल्क में हमें यही नजर आ रहा है, आइन और कानून तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर हम परेशान होते हैं कि 139 में अगर पाकिस्तान का कानून इंसाफ का निज़ाम 130वें नंबर पर क्यों आता है, तो अब मेरा ख्याल है कि उससे भी नीचे ही चला जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं, अगर आप इसको मुल्क में दबाने की भी कोशिश करें, तो अभी मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। अल जज़ीरा इंग्लिश ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म का एक अहम रुकन उनकी पार्टी का, उसको बगावत के मुकदमे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह से वाशिंगटन पोस्ट में यही खबर है, TRT वर्ल्ड, आपको तुर्की का इंटरनेशनल इदारा, वो कहता है पाकिस्तान फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी अरेस्टेड। खलीज टाइम्स में यही खबर अब है, अरब न्यूज़ में यही खबर है। अब मुझे बताया वॉइस ऑफ अमेरिका में खबर है। आप अब इस मुल्क में किस तरह से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, किस तरह से यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएंगे? यानी फ़र्क क्या रह गया? आप कराची में देखते हैं सादा लिबास में ही लोगों को लूटा जाता है, आप लाहौर इस्लामाबाद में देख रहे हैं वहाँ सादा लिबास में ही लोगों को अगवा किया जाता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि यहाँ पर आइन और कानून का आड़ में ये किया जाता है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ वो गली में जाते हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में, यानी दर्जनों गाड़ियाँ आई हैं फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने, जो कह रहा है जी मुझे कहते मैं खुद आ जाता। तो कौन सा आइन और कानून? और फिर अदालतों में आप जाते हैं तो यहाँ आम आदमी तो फिर यही देखेगा कि हाँ इसी तरह से होता है। वसाइल की कोई कमी नहीं है इस मुल्क में। अगर आपने ऐसे किसी शख्स को गिरफ्तार करना है, दर्जनों गाड़ियां, उनका पेट्रोल, मतलब सिर्फ ये गिरफ्तारी ही करोड़ों में पड़ी होगी रियासत पाकिस्तान को, उसके लिए बहुत रकम है। लेकिन जहां कोई चोरी हो जाएगी, मसलन कराची के अगर आप सेफ सिटी की बात करेंगे, वहां पर कैमरों के लिए रकम नहीं होगी। तो इस मुल्क में इस वक्त एक अजीब शराफिया का, एक माफिया का, एक सिविल मार्शल लॉ है। अच्छा उसामा, और जिस तरह पेश किया गया फवाद चौधरी को, उनके मुंह पे एक सफेद कपड़ा डाला गया, और जिस तरह हमारे जो बीट रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे सिर्फ दहशतगर्दों को लाते हुए देखा है, तो ये क्या मामलात है? ये एहसानुल एहसान का इंटरव्यू जब होगा यहाँ पाकिस्तान में टेलीविजन पर नशर होगा, यहाँ पर जो मुजरिमान होंगे उनको टेलीविजन की कवरेज होगी, उनको दिखाया जाएगा, तो फिर फवाद चौधरी जैसे लोगों पर तो सफ़ेद कपड़े डाला जाएगा, क्योंकि जो गिरफ्तार करने वाले हैं उनके चेहरे स्याह हैं और जो ये हरकतें हो रही हैं ये स्याह हरकतें हैं। तो इस वजह से अब वो सफ़ेद कपड़ा उन पर डाला जा रहा है कि उनके जो स्याह चेहरे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, जो ये कर रहे हैं और आगे करेंगे, जो प्लान्स हैं। अब देखिए ना इस मुल्क में तवज्जो किस तरफ है, फोकस किस तरफ है। जब से हुकूमत आई है आप देखिए अपने केसेस माफ़, और मुखालिफिन पर, चाहे वो सहाफ़त में है चाहे वो सियासत में है, उनको अगर कोई तनकीद करता है, सहाफ़त में है तो उसको गिरफ्तार कर लो, अगर सियासत में है तो उसको गिरफ्तार कर लो। लेकिन उसामा एक चीज यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि निहाल हाशमी ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था और उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, तो वो भी धमका रहे हैं फवाद चौधरी, वो भी इलेक्शन कमीशन के अरकान को, उनके घर वालों को, तो इसलिए मुकदमा एक दर्ज किया गया ना। वो बयान ये था कि हम तुम पर ज़मीन तंग कर देंगे, तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर ज़मीन तंग कर देंगे, क्योंकि तुमने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, और उस पर यह बात हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह कहा गया था जिन्होंने फैसला सुनाया था। अब क्या इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कहना कि जनाब जितने भी हैं, और उन्होंने पूरे लोगों को कहा जो ये जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनके लिए वही होगा, उनके ख़ानदान के लिए जो हमारे ख़ानदान के साथ आप करेंगे, फिर आइन के तहत जो रस्सा प्रोवाइड किया गया है वही आपके फिर डाला जाएगा। अब इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़मीन तंग कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो एक धमकी और तरह की, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है, 5 सीनियर तरीन जजेस के लिए वो धमकी उस तरह से दी गई। और यहां पर हमें इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहना, आप FIR देखें कि जी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया गया है, सेक्रेटरी को मुंशी कह दिया गया है, और उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा ये भी अजीब सी बात है ना कि अब डेफिनेशन आजाद होना तो उज़ैर भी है। हाँ जी बिल्कुल, उज़ैर बलोच बाइज्जत बरी, राव अनवार बाइज्जत बरी, ये भी इसी मुल्क में हो रहा है। और एक तरफ मुंशी की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। आम आदमी के लिए मुंशी जो है वो एक गलत लफ्ज़ है, और उस पर आपके लिए बगावत का मुकदमा दर्ज हो सकता है। नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियोज़ में। नूर, आपने सारी सूरत हाल को कैसे देखा? क्या आपने कभी देखा अपने सहाफ़ती करियर में कि बगावत के मुकदमे इस तरीके से दर्ज किए जाते रहे हों? जी देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब देखना पड़ रहा है। देखिए शीरी मज़ाहबी साहिबा के लिए कैसा अदालत रात को खुल जाती है,
وہ تو بڑی مہربانی کی صاحب لوگوں نے کہ راہل مہار کو بری کرنے کے لیے انہوں نے دن پہ تکیہ کیا، ورنہ یہ رات کو 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت، کیونکہ فوری انصاف، اور فوری انصاف بھی وہ کہ جو انصاف کو افورڈ کر سکتا ہو، اس کی جیب میں وکیل خریدنے کے پیسے ہوں. تو میرا خیال ہے ان عدالتوں سے آپ اتنی توقع رکھیں، اور کیا رکھیں گے. میں اس حوالے سے حسن ظن میں مبتلا نہ پہلے تھا نہ اب ہوں. یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ پہلی ایپیسوڈ نہیں ہے، یہ پہلی ایکسرسائز اس طرح کی نہیں ہے. اس لیے میں مطلب نہ بہت زیادہ متعجب ہوں، صحیح، نہ میں متفکر دکھائی دینے کی اداکاری کر پاؤں گا. مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہوتا بھی رہا ہے اور شاید آگے ایسے ہی ہوتا رہے گا. کامن پریکٹس ٹھیک ہے. اچھا میں اسامہ غازی سے ایک چیز، لیکن پہلے میں احتشام علی عباسی کو لے لوں، پھر آپ اسامہ غازی سے سوال کر لیجئے گا، کیونکہ اس خبر پہ ہمارے ساتھ احتشام موجود ہیں. احتشام، اب شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا فواد چودھری کو؟ اب اس کیس کو شبیر بھٹی کی عدالت میں سنا جائے گا، لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ ویسی ہی ہے، کیونکہ دوبارہ سے کمرہ عدالت اندر سے جو ہے بھر گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، وکلا کی جو ٹیم ہے، پولیس اہلکار بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، میڈیا کے لوگ، اس وجہ سے کمرے میں پھر جگہ کم ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے سماعت پھر ایک بار رک گئی ہے. اور جج صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کیسے سماعت کرے جب اتنا اندر جب لوگ موجود ہیں. وہاں پر جو موجود ہیں فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، اور وہ اس کیس پہ جو ہے پیش بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں تاکہ فواد چودھری کو پیش کیا جا سکے. اس وقت جو ہے پاکستان جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے فواد چودھری کو گاڑی میں ہی بٹھایا ہوا ہے، اور گاڑی کو جو ہے ایف8 جو مرکز کچہری ہے اس کے اطراف میں چکر لگائے جا رہے ہیں، اور فواد چودھری گاڑی کے اندر موجود ہیں. جیسے ہی پولیس کو موقع ملے گا وہ فواد چودھری کو عدالت کے اندر پیش کریں گے، اور یہاں پر جو اس کیس کے آئیو ہیں وہ اس فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ کی جو ہے سزا کریں گے. اگر عدالت جو ہے جسمانی ریمانڈ دیتی ہے تو ان کو قریبی تھانہ جہاں پر ان کے خلاف یہ FIR درج ہوئی ہے کوسار، وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے گا. میں آپ کو کچہری کی صورتحال بتاتا چلوں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو پہلے ہی بڑی تعداد میں پہنچ چکے تھے. اب کی جو صورتحال دیکھتے ہوئے پولیس کی جو نفری تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور کچہری کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ بڑی سخت جو ہے سیکورٹی کھڑی کر دی گئی ہے. جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کے اندر نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن تعداد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی پہلے ہی بڑی تعداد یہاں پر لوگ موجود تھے. اور اس وقت جو ہے کمرہ عدالت کے اندر اور باہر اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور جو فیصل چودھری ہیں وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ باہر چلے جائیں، لیکن لوگ باہر نہیں جا رہے. اور بہت سارے ایسے کارکنان ہیں جنہوں نے فواد چودھری کے حق میں نعرے بھی لگائے ہیں. پولیس کا یہی مشن ہے کہ کسی طرح ان کو ایسے پیش کیا جائے تاکہ جو ان کا جو ہے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا سکے. ٹھیک ہے احتشام، ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس ساری صورتحال پہ میں اپڈیٹ کر دوں. جی مدثر اب سوال کر دیں. میں اسامہ آپ سے سوال، لاہور میں آج بلکہ رات گئے سے یہ معاملہ رہا، پھر دن بھر کہ پولیس جو ہے وہ اور PTI کے رہنما اور کارکنان آنکھ مچولی چلتی رہی. وہاں سے راداری ریمانڈ لے لیا گیا، پیش ہوئے، وہاں سے لے جایا بھی گیا. تو یہاں ایسی کیا سچویشن لگ رہی ہے کہ لاہور میں وہ سب کچھ ہو گیا اور یہاں نہیں ہو پا رہا؟ مدثر ایسے لگا کہ پولیس چوروں کی طرح واردات کر رہی ہے. جس طرح چور ایک ہوتا ہے نا کہ اس نے نقب لگانی ہے یا جو سوچا ہے اس نے کہ کہاں نکلنا ہے، کہاں سے اس نے توڑنا ہے دروازہ، کہاں سے داخل ہونا ہے، تو مسلسل وہ ریکی کرتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اسی طرح پولیس ماری پھر رہی تھی کہ کس جگہ لے جایا جائے، کس جگہ چھپایا جائے، کس جگہ رکھا جائے، کیونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا اور بار بار موقع دیا جا رہا تھا کہ اب آ جائیں، اب آ جائیں، اب آ جائیں، اب آ جائیں. تو وہ نہ اسلام آباد کی طرف سے آئے، نہ پھر IG پنجاب آئے، اور اس کے بعد پھر وقفے کے بعد فیصلہ ہی کچھ اور ہو گیا کہ اب عدالت کیا کر سکتی ہے، تو اسلام آباد میں چلا گیا معاملہ. تو بہرحال یہ اس ملک میں ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ ہو رہا تھا کہ اس وقت تک لاہور پولیس جو ہے لیے پھر رہی تھی کہ باقی معاملات سارے طے ہو جائیں، سب چیزیں ٹھیک طرح سے ہو جائیں، جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو جائے، ہر ایک کو فون چلے جائیں، جس کا جو کام ہے وہ اس کام تک آ جائے. کوئی یعنی مینجمنٹ میں جو ایک پلان بنایا گیا تھا اس میں کوئی پرزہ ادھر سے ادھر نہ ہلے، ہر ایک کو بتا دیا جائے کہ اس کا کیا کام ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور اس میں سب ہیں. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، فاروق حبیب صاحب کی ویڈیو موجود ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ نہیں جا سکتے. تو پھر اس کے بعد پنجاب پولیس سے کہہ دے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتی بھی رہیں. اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ جی میں ٹرانسمیشن میں تھا ہی نہیں، تو اب کوئی کیا کر سکتا ہے اگر عدالت صحیح ہے. چلیں آپ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید اپڈیٹس لیں گے کہ اسلام آباد F8 کچہری میں کیا صورتحال ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین.
जी जनाब, एक बार फिर आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जिनकी अदालत में ये समाअत होनी थी, जिनकी कोर्ट रूम में ये समाअत होनी थी, वो कोर्ट रूम बहुत छोटा था और क्योंकि वकला की बड़ी तादाद इस वक्त पहुंची हुई है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तादाद पहुंची हुई है, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में पहुंचा हुआ है, तो कमरा अदालत क्योंकि खचाखच भर गया था और कमरा अदालत में गुंजाइश नहीं थी मजीद, और काफ़ी कहने के बावजूद क्योंकि वो कोर्ट रूम खाली नहीं हुआ और दलाइल शुरू नहीं हो सके, तो इसलिए जज साहब जो है वो अपने चैम्बर में चले गए हैं उठकर, और कोशिश ये की जा रही है कि जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको कोर्ट रूम से निकाला जाए, ताकि उनको निकाला जाए और आसानी के साथ जो है वो समाअत हो सके। अब क्योंकि फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के बाद अब पेश किया गया है यहाँ पर F8 कचहरी में, तो यहाँ पर अब मामला यह है कि जो पुलिस है उसकी जानिब से जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी, और जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, जो फवाद चौधरी साहब के वकला हैं, जो उनके भाई हैं फैसल चौधरी एडवोकेट और दीगर जो वकला की टीम है, वो इस सदा की मुखालफत करेंगे और वो ये अदालत से कहेंगे कि अदालत जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड ना दे। लेकिन देखना है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है, लेकिन अभी तक तो मामला यही है कि कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है और कोर्ट रूम में जो गैर मुतल्लका अफराद हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि गैर मुतल्लका अफराद को बाहर निकाला जाए और सिर्फ जो कंसर्न लोग हैं, जो वकला हैं, वो सिर्फ मौजूद हैं ताकि दलाइल का जो है वो आगाज हो सके। ठीक है, आप अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कोर्ट रूम चेंज किया गया है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने के बायस और वो पहली मंजिल के बायस वहाँ पर ले जाना मुश्किलात होती। अब कोर्ट रूम तब्दील किया गया, इंतज़ार करते हैं कि कब फवाद चौधरी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा और फिर कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जैसे ये मामलात बनते हैं इस पर भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ नूर लारफी ने एक बड़ा अहम मामला हमने रात गए देखा कि ये इत्तलात करीबन 2 बजे आई कि हो सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में ज़मान पाक के बाहर लोग मौजूद थे। रात गए फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ्तारियों का जो मामला है वो आपको लगता है कि चलता हुआ नजर आएगा, जो कुछ पहले हुकूमत में थे अब बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? आज से 14-15 रोज़ पहले मैंने ऑन एयर अपने प्रोग्राम में बता दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी है, इमरान खान को नाअहल किया जाना यकीनी है। लेकिन इस वक्त राह की दीवार बने हुए हैं वो अफराद जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जिनको मुलाजमतें जो है वो ऑफ़र की गई थी। मुल्क के एक इंतहाई अहम इदारे में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि सैकड़ों मुलाजमतें जो हैं वो दी गई थी। तो वो मुलाजमतें असल में बीच में आ रही हैं, वरना गिरफ़्तारी के ये जो मामलात हैं, ये आपको लगता है मतलब अगर अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार होने से बचाने के लिए MQM वाले या ये लड़के आकर के खड़े हो जाएंगे तो अल्ताफ़ हुसैन गिरफ़्तार नहीं हो सकता? ये अपने दिल की हसरत है, आप अपने दिल की हसरत ज़रूर पूरी कर सकते हैं। आप एक सियासी लेकिन गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल ऐसी हुकूमत में नूर लारफीन जहां पर इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, पूरी दुनिया का मीडिया वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान किस हालत में है इस वक्त, तो हुकूमत इतना बड़ा एक और फैसला कर ले कि एक लीडर को गिरफ्तार कर लिया। फैसला हुकूमत कहाँ करती है? ये किसने कहा आपसे? यहाँ पाकिस्तान में भुगतना तो हुकूमत नहीं है ना। नहीं, भुगतना तो हुकूमत आती किस लिए? ये वजीर आजम जो अपनी गाड़ी पे हूटर लगवा करके मजे कर रहा होता है, किस लिए? इस वजीर आजम से छुट्टी की एक एप्लीकेशन लिखवाओ, लिख लेगा? किसी भी वजीर आजम से उसमें इतना IQ होता है? एक वजीर आजम थे, वो कह रहे थे कि मैंने फलां से कहा कि देखो इस मुल्क में जुल्म हो रहा है, तो उनको उनकी अहलिया ने कहा कि अरे इस मुल्क के वजीर आजम तो तुम हो। आपके ख्याल में वो आदमी वजीर आजम का ADC लगने के या उसमें था? उसको पर्सनल सेक्रेटरी होना चाहिए था? वो आदमी पूरा वजीर आजम था इसी मुल्क में। लेकिन एक पॉपुलर जमात है। नहीं पॉपुलर तो मतलब अब मैं ऑन एयर क्या नाम लूँ? कोई मिसाल के तौर पर अब मैं बहुत सख्त जुमला है लेकिन मैं इसको मोल्ड कैसे करूँ? मैं सोच रहा हूँ, तिगड़म लगा रहा हूँ। जब तक आप सोचें मैं जो है चलती हूँ उसामा गाजी के पास। यकीन जानिए आप पानी पिएं और आप सोचें कि क्या जुमला इस्तेमाल हो सकता है। उसामा, ये जो एक सिचुएशन है जिसमें अभी कहा मुदस्सिर ने कि इस वक्त मुल्क जो मईशत की तबाहाली के दहाने पर है, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना, बल्कि मैं तो कहूँगी 1 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हो चुका है, उस वक्त हम ये खेल रहे हैं गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है कि मुल्क की मईशत को कैसे ऊपर उठाना है, एक आम आदमी को रोज़गार कैसे फराम करना है और मुल्क की सूरत हाल कैसे बेहतर करनी है। तो फिर क्या करें? रोएं पीटें इस पर? आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, ये हमारा काम है। हम लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करें, क्योंकि जुल्म हो रहा है तो इसको सहते तो नहीं रहना, इस पर आवाज़ तो उठानी है, क्योंकि ये हमारा वतन है और इस पर बात करते रहेंगे तो तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है समझिए कि ये हुकूमत जिस तरह से नज़र तो ये आ रहा है कि इनके जो ऐलानात थे, मिसाल के तौर पर जितने भी इन्होंने बातें की थी सब झूठ साबित हुई।
सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा महंगाई हम खत्म करने आ रहे हैं, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने किए है कि जनाब इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई है। तो आज आप देख लीजिए वहां अगर 11% 13% थी तो आज 30% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है और आने वाले दिनों में हमें ज्यादा नजर आ रही है। तो ये हुकूमत आई सिर्फ जिस मकसद के लिए तो झूठ था, ये जो मकसद है वो पूरा कर रहे हैं, अपोजिशन को दबाना, और ये हमेशा से हुआ है। और ख़ास तौर पर नून लीग आप देखें ना कि क्या था ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले क्या था कि जी वो जरदारी साहब के लिए किस तरह फ़ोन हुआ करते थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए क्या फ़ोन नहीं होते थे कि जनाब इतनी सज़ा देनी है, जजेस को फ़ोन किए गए इतनी सज़ा। मियाँ साहब ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म है, आज देखिए कि वो जज जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है लेकिन वो शख्स चलता रहता है सियासत में, आज वज़ीर आज़म है जो फ़ोन डिनाई नहीं किए गए। तो ये आज तक जिस चीज़ पर उनको जिस अंदाज से उनको ताकत मिली, कामयाबी मिली, तो वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भाई जिस शख्स को करते करते यानी मॉल्टन्स आने के बाद जो निज़ाम का हिस्सा भी रहेगा, 100 लोगों को ज़ख्मी 14 को शहीद करने का इल्ज़ाम होगा, वो जब वज़ीर दाखिला बन जाएगा तो वो यही कुछ करेंगे, यही कुछ दोहराएंगे, 25 में ही करेंगे, उनको ये नज़र आता है। लेकिन माशरे, रियासतें, हुकूमतें इस तरह से नहीं चलती हैं। हमारे आइन में लिखा है हर एक को फेयर ट्रायल का हक है, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की। वहीं पर जब फेलियर होगा तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सब चीज़ें उसी तरह चल जाएंगी, सब मामला उस तरह चल जाएंगे, मईशत भी बड़ी ठीक हो जाएगी। तो फिर कर लेना ठीक, क्यों नहीं ठीक हो रही आज इनसे मईशत? इन्होंने एक हल सोचा हुआ है हर चीज़ का, बंद कर दो। यानी अगर बिजली जनाब देखें महंगी है या नहीं हो रही तो बंद कर दो, कारखाने बंद कर दो, हर चीज़ बंद कर दो, बाहर से इंपोर्ट बंद कर दो। अब कोई पॉपुलर हो रहा है, कोई अपोजिशन में है, उसको बंद कर दो। तो ये सिर्फ बंद करने आए थे और अपने केसेस भी बंद करने आए थे, वो ये करते चले जा रहे हैं। देखिए ना FIA में 16 अरब रुपए का केस, वहां पर FIA क्या कहता है जब आपके अंडर आता है, वो कहते हैं जी कोई सबूत ही नहीं, इतना अरसा करते रहे। वो डॉक्टर रिजवान साहब, वो FIA के डायरेक्टर, वो दुनिया से चले गए। लेकिन यही होता है, जरदारी साहब ने कहा था मैं मुकदमात के साथ भागता हूँ, वो थक जाते हैं, अदालतें थक जाती हैं। तो ये उनका तरीका होता है, जब वो आते हैं तो फिर इसी तरह से करते हैं। हम अभी अपनी ट्रांसमिशन में क्या उमर रुबाब का जिक्र नहीं कर रहे, क्या नाजिम जोखियों को इंसाफ मिल गया, क्या नकीब को इंसाफ मिल गया? तो यहाँ ये है, लेकिन हमें बात करते रहना है, हमें ये सफर जारी रखना है। ये बिल्कुल मायूस कुन हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नाउमीदी बहुत ज्यादा है मईशत के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, आइन और कानून के लिहाज से। लेकिन अगर तो हम बिल्कुल नाउमीद होकर बैठ जाएंगे तो फिर तो कभी भी सवेरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोशिश जद्दोजहद जारी रखनी होगी। और आप देखिएगा जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे, अगर आप नहीं करते 2-3 महीने तक, 5-6 महीने तक, तो इनको पता चल जाएगा। आपने पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन में देख लिया, दीगर इलेक्शंस में देख लिया, तो ये जो हुकूमत हथकंडे आजमा रही है ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए है, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आएगा, इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं सिद्दीक जान एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी मुकदमे के हवाले से। अब तो फिर आइनी फोरम सिर्फ इस्लामाबाद की अदालत है जहाँ पर उनको पेश किया जाएगा। अब यहीं पे मुकदमा और यहीं पे मामलात होंगे और तो कुछ नहीं फवाद चौधरी साहब के पास। गालिबन हमारे साथ जान मेरा ख्याल है जा चुके हैं, क्योंकि कमरा अदालत जो है वो वापस जब चेंज हुआ है तो शायद वो वहाँ चले गए। अच्छा, ये एक मामला है। लेकिन इलेक्शन की बात की है नूरुल्लाह रफ़ीन, मोहम्मद उसामा गाजी ने, अभी इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कल के जो मामलात हैं, मरदमशुमारी, उसके रिजल्ट अप्रैल में आना, अप्रैल में आइनी तौर पर 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होना, तो ये तो इलेक्शन भी शायद तूल पकड़ रहे हैं जो दोनों असम्बलियों में होना। मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ दोस्त ज़िद पे अड़े हुए थे कि इलेक्शन बहुत जल्द अनकरीब सितंबर में, क्या सितंबर, और मैं पहले दिन से, जिस दिन से ये कपड़े के वज़ीर आज़म हम पे नाजिल हुए थे, मैं उस दिन से कहता आ रहा हूँ इलेक्शन नहीं होगा। कल आपने देख लिया, कल हमारे ही प्रोग्राम में एक मौसूफ़ नहायत शर्मिंदगी से सर झुकाए, मुँह छुपाए, पता नहीं अपनी खजालत को मिटाते हुए कह रहे थे कि जी हमसे गलती हो गई, हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई, निकल गया सब। तो अब भी अगर कोई इलेक्शन पे मुसिर है तो ठीक है भाई, फिर अगर हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा किसी को करना है तो मैं कौन होता हूँ उसको अकल देने वाला? वो इलेक्शन के ख्वाब देखता रहे। इलेक्शन ये तो नहीं है ना नूरुल आरिफीन के, क़यामत तक नहीं होंगे, होंगे तो इसी साल ही होंगे ना। अभी इलेक्शन नहीं होंगे, ये हुकूमत बिला वजह नहीं आई है। अगर इस हुकूमत में इमरान खान भी वज़ीर आज़म होते ना, मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, शहबाज शरीफ मेरे मामू के लड़के नहीं हैं। मैंने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के लिए जो कुछ कहा है वो शायद लोग अपने घर के बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं कहते, मैंने ऑन एयर कहा है। लेकिन ये इतना सादा नहीं है। शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगा करके आ रहे हैं वो सब कुछ करने के लिए जो किसी के भी पॉलिटिकल करियर को रूइन कर सकता है, तबाह कर सकता है। सही।
گیس کے پرائسز بڑھیں گے, عوام خفا ہوں گے, شہباز شریف کو نہیں معلوم. پیٹرولیم لیوی میں اتنی بڑھوتری ہوگی, عوام خفا ہوں گے, شہباز شریف کو نہیں پتا. یہ سب کیلکولیٹڈ ہے, سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. اور اس بیچ میں کہیں سے دوبارہ کوئی مقبولیت کے زوم میں آ کر کے اور حکومت کو چیتاونی دے گا تو آپ کے خیال میں پھر یہ وزیر اعظم ہمیں ایسے ہی ملا ہے تحفے میں؟ پاکستان میں وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پاکستان میں بس وزیر اعظم بیان دینے کے لیے ہوتا ہے. وزیر اعظم اپنا بیان دے رہا ہے, جیسے کل انہوں نے کہا نا, کون ہے بھائی پیش کرو جس نے یہ اندھیرا کیا تھا, اور اب سب اپنے جوتے ڈھونڈنے میں لگ گئے. پاکستان میں وزیر اعظم لطیفے سنانے کے لیے ہوتا ہے. اس ملک کے لیے میں جان بھی دے دوں گا, یہ بھی کہا. ہاں, وہ کوئی اتفاق سے جان ان کی اتنی سستی ہے کہ کوئی لے نہیں رہا. چلو عمران خان پہ تو ایک اٹیمپٹ ہو بھی گیا, لیکن یہ اتنے فری گھوم رہے ہیں, فری اسٹائل. اب آپ یہ سوچئے کہ یہاں پاکستان میں وزیر اعظم کو اتنا سیریس کون لیتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس بات کو بھی سیریس لے لیا کہ نہیں وزیر اعظم جب. اور دوسری بات یہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کا جو ہے وہ میں نے سنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف مل جائے گا, کیونکہ اکثر کیسز میں وہاں سے انصاف مل جایا کرتا ہے. اچھا ہاں, اور یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی. میں ریکارڈ کے لیے بتا دوں, دوسری عدالت ہے نا. نہیں, میں آگے کی بات کر رہا ہوں. آگے کی بات سمجھتے اسلام آباد سے مل جائے گا. ہاں, وہ مل جائے گا, وہاں اسلام آباد سے مل جائے گا. میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام آباد سے بہت سارے لوگوں کو انصاف مل جایا کرتا ہے. وہ کرنل جوزف تھا ایک النمارا, اس نے شراب کے نشے 2 پاکستانیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے لے لیا تھا. بالکل. اور اس کے بعد پھر ایک امریکی طیارہ آیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا دھت تیری کی لے تیری کی, پیش کرو, مرغا بن جاؤ. اور اس کے بعد ہم نے وہ طیارہ واپس کر دیا. وہ طیارہ واپس ہوا, ہم اپنا فیول بھی نہیں بچا سکے. بعد میں کرنل جوزف کو وزارت خارجہ کو سفارتکار قرار دے کر کے اور بھیجنا پڑ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہانی ہے یہ, ایسا ہی ماضی ہے ہمارا. خیر, اس پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن صدیق جان جو کہ ہمیں اسلام آباد میں ایفٹ کچہری سے باہر براہ راست موجود ہیں, ذرا اب ان سے وہاں کی صورتحال جاتے ہیں. صدیق, کم از کم یہ 1.5 گھنٹہ تو گزر گیا ہے اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں. فواد چودھری کیا ابھی بھی گاڑی میں موجود ہیں؟ ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ان کو کمرہ عدالت میں کب پیش کیا جائے, کیسے پیش کیا جائے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, اس وقت صورتحال وہی ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو 1.5 گھنٹہ پہلے تھی کہ فواد چودھری گاڑی میں موجود ہیں, ان کو کورٹ روم میں نہیں پہنچایا جا سکا. کورٹ روم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, اور اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اب تک جو ہمارے رپورٹر وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں جو کورٹ روم کے اندر موجود ہیں, ابھی تک جو ہے وہ سماعت شروع نہیں ہو سکی. اسی لیے ہم ساتھ ساتھ کورٹ روم میں جو ہمارے رپورٹر موجود ہیں احتشام عباسی, ان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں کہ اگر سماعت شروع ہوتی ہے تو وہ آگاہ کریں گے. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ سماعت شروع نہیں ہو سکی, اور سماعت اس لیے شروع نہیں ہو سکی کہ کورٹ روم جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے سماعت کرنی ہے وہ اٹھ کر اپنے چیمبر میں واپس چلے گئے ہیں. بہت کوشش کی گئی کہ صرف متعلقہ جو لوگ ہیں, کنسرن لوگ ہیں, جو کنسرن وکلا ہیں, وہ وہاں پر رہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کورٹ روم کے اندر جو وکلا موجود ہیں, جو کچھ اور جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ موجود ہیں, وہ باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے کورٹ روم میں ماحول ایسا بنایا جا سکے کہ سماعت کا آغاز ہو سکے. مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ روم بہت چھوٹا ہے, کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. وہاں پر فواد چودھری کو اگر لایا جاتا ہے تو بڑا مشکل ہے کہ ان کو روسٹرم تک لایا جا سکے. اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے غیر متعلقہ افراد کو وہاں سے نکال دیا جائے. اور پہلے کیونکہ کورٹ روم چینج بھی کیا گیا ہے, اس کے باوجود سماعت جو ہے وہ اب تک شروع نہیں ہو سکی. تو دیکھتے ہیں سماعت کس وقت شروع ہوتی ہے, اور جو پروسیکیوشن ہے, جو پولیس ہے, ان کے وکلا کی جانب سے جو وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جسمانی ریمانڈ, زیادہ سے زیادہ دنوں کا جسمانی ریمانڈ وہ لے سکیں. جبکہ فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری ایڈوکیٹ, اور ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ کوشش کرے گی کہ جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی جائے, اور ان کے اس گرفتاری کو بھی جو ہے چیلنج کیا جائے کہ ان کی یہ گرفتاری غلط ہے. کیونکہ جب تک وہ اگر جسمانی ریمانڈ مل جاتا ہے اور جب تک وہ جسمانی ریمانڈ پر رہیں گے تب تک تو بیل اپلائی نہیں ہو سکتی, جب تک جوڈیشل نہیں ہوگی. جوڈیشل ہوں گے تو پھر بیل اپلائی ہوگی. اس لیے کوشش ہوگی جو پولیس کے وکلا ہیں, پولیس کی جانب سے جو پروسیکیوٹر پیش ہوں گے, ان کی کوشش ہوگی کہ جسمانی ریمانڈ لیں زیادہ دنوں کا. اور فواد چودھری کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس کی مخالفت کریں اور جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہ دیا جا سکے. کیونکہ عدالت میں یہ تمام تر معاملات بھی کور کرتے ہیں, عمومی طور پر پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری راہداری ریمانڈ کے بعد دوسری عدالت میں پیش کیا جائے, تو جو پریکٹس ہے وہ پھر جسمانی ریمانڈ کی ہو جاتی ہے, دے دیا جاتا ہے, چاہے 1 دن ہو چاہے وہ 14 دن ہو. اچھا صدیق, اگر آپ سن سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عمومی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کو گرفتار کیا گیا, راہداری ریمانڈ ہے, اس کے بعد دوسری عدالت میں پیش ہوا ہے, تو آج جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ہو جائے گا
फवाद चौधरी का आप समझते हैं कि अमूमी तौर पर जो प्रैक्टिस इन अदालतों में ऐसे केसेस की होती है? देखिए, पिछले 10-11 माह से जो हम प्रैक्टिस देख रहे हैं वो तो यही है कि जिसको भी गिरफ्तार किया गया, चाहे वो आज़म सवाती थे, चाहे वो शहबाज गिल थे, जिसको गिरफ्तार किया गया, जब इसी तरह से इमरान रियाज खान जब गिरफ्तार हुए, ये रजीम चेंज की बात कर रहा हूँ, जमील फारूकी जो हैं वो गिरफ्तार हुए, तो उसमें हमने देखा कि जब इस तरह से ये जो PDM सरकार है, इनके जो मुतल्लिका इदारे हैं, जब इन्होंने किसी को गिरफ्तार किया तो जितना वो रिमांड चाहते थे तकरीबन उतना ही रिमांड मिला। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर किसी जज ने, किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुर्रतमंदाना फैसला किया तो उसके ऊपर फिर जो है उसको बाद में ऊपर की अदालतों ने जाके और उन फैसलों को मुअत्तल किया। ये सारी सूरत हाल रही है। माह में देखना ही होगा कि आज यहाँ पे क्या सूरत हाल रहती है। ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बॉक्सर के ऊपर भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।